यस। अब देखो, एक हमारा नया चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल। उस एटम एंड मॉलिक्यूल में जाने से पहले सबसे पहले हम बात करें सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? अगर हम एलिमेंट को बड़े बड़े नाम से रिप्रेजेंट ना करना पाए, क्योंकि हमें कोई रिएक्शन लिखना है, हमें किसी एलिमेंट की जानकारी चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द बिग नेम वी राइट देयर सिंबल्स। तो सिंबल एक तरह का एब्रीवेशन है, सिंबल एक तरह का एब्रीवेशन है जिससे हम उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सके। सबसे पहले डाल्टन। तो डाल्टन वाज द फर्स्ट, जब उसने अपनी थ्योरी दी, मैं तो मैं आज डाल्टन की थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। डाल्टन पहला साइंटिस्ट था टू यूज सिंबल, टू यूज सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। डाल्टन पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट के लिए लिखे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ शॉर्ट पिक्चोरियल वे। उसने एक पिक्चर के तरीके से एलिमेंट को दिखाने की कोशिश की थी। उसने एलिमेंट को पिक्चर की तरह दिखाने की कोशिश की थी। अब देखो, ये डाल्टन के सिंबल्स हैं। हाइड्रोजन को वो ऐसे दिखाता था, एक सर्कल बनाया और उस सर्कल के अंदर एक बोल्ड सर्कल बना दिया, तो वो बोलता था हाइड्रोजन। जबकि ऐसा नहीं है। आज जो मॉडर्न डायग्राम एटम का सिंबल है हाइड्रोजन का, वो एच है। कार्बन को वो पूरा का पूरा बोल्ड सर्कल दिखा देता था और वो बोलता था ये एलिमेंट होगा कार्बन। ये तब की बात थी जब नंबर ऑफ एलिमेंट भी बहुत लिमिटेड थे और साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था। वो ऑक्सीजन को सिर्फ एक सर्कल बनाता था तो वो बोलता था ऑक्सीजन। अगर वो ऑक्सीजन के अंदर मर्सिडीज का साइन बना दे तो वो बोलता था ये फास्फोरस है। तो वो अलग अलग एलिमेंट को यहां पर दिखाता था। पर ये जो तरीके थे ये याद करना बहुत मुश्किल था। ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स डिफिकल्ट टू ड्रॉ। इन सिंबल्स की लिमिटेशन क्या है? दे आर डिफिकल्ट टू ड्रॉ, बार बार इनको बनाना मुश्किल है। डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड इनकन्वीनियंट टू यूज। इनकन्वीनियंट टू यूज, इनको यूज करना, इन्हें यूज करना बहुत ही इनकन्वीनियंट होता जब नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते गए। सो दे आर ऑफ नो यूज। अब इनका कोई यूज नहीं है, सिर्फ ये एक ऐतिहासिक है। दे आर ओनली ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। आज ये सिर्फ इनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। ये जो सिंबल बने हैं इनकी कुछ हिस्टोरिकल की कभी ऐसा हुआ होगा, ये चीजें कभी ऐसी हुई होंगी, इनकी कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। वैसे कोई केमिस्ट्री में इनका रिलेवेंस नहीं है। तो देखो, सल्फर के लिए उसने क्या किया? प्लस बना दिया। सल्फर के लिए उसने स्फीयर के अंदर प्लस बना दिया। प्लैटिनम, तो उसने पुराना वाला प्लैटिनम का सिंबल था ये, जबकि अभी नया प्लैटिनम का सिंबल पीटी है। कॉपर के लिए उसने सर्कल बनाया तो अभी नया सिंबल सी है। कार्बन के लिए क्या था? बोल्ड सर्कल। देखो तुम, कार्बन के लिए यहां पर क्या था? बोल्ड सर्कल। कार्बन के लिए वो क्या कर रहा था? व्हाट इज यूजिंग फॉर कार्बन? कार्बन के लिए वो यूज कर रहा था बोल्ड सर्कल। तो ऐसे उसने कुछ सिंबल दिए। यहां से लोगों को आइडिया आया कि हम नाम रखें। तो अब मॉडर्न सिंबल, अब जो नए सिंबल हैं वो कौन बनाता होगा? तो मॉडर्न सिंबल्स जो हैं वो बनाता है, केमिस्ट्री के अंदर एक एजेंसी होती है आईयूपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अपना एसोसिएशन है केमिस्ट्री का, जिसमें इंटरनेशनल एसोसिएशन साइंटिस्ट का प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का, वही केमिस्ट्री के लिए सारी गाइडलाइंस और रूल्स बनाता है। यही आईयूपैक है जो अप्रूव करता है कि किसी एलिमेंट का सिंबल क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का सिंबल क्या होगा, वो आईयूपैक
आईयूपैक अप्रूव करता है। अब सिंबल या तो पहला लेटर होगा या उस एलिमेंट का दूसरा लेटर होगा या फर्स्ट और थर्ड लेटर होगा। किसी भी एलिमेंट के सिंबल में सिर्फ 2 से ज्यादा लेटर यूज नहीं होंगे। किसी भी एलिमेंट के सिंबल में 2। अब देखो, सिंबल विद फर्स्ट लेटर, सिंबल्स विद फर्स्ट लेटर, सिंबल्स विद फर्स्ट letter of element, symbols with first letter of element। किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट लेटर को हम सिंबल की तरह यूज करें। सो इट इज ऑलवेज कैपिटल। जब भी तुम किसी एलिमेंट का पहला लेटर लिखोगे वो हमेशा कैपिटल लेटर ही होगा। ये आईयूपैक ने रूल बना दिया है। जैसे H फॉर हाइड्रोजन। अब तुम हाइड्रोजन को ऐसा नहीं लिख सकते कि मैंने हाइड्रोजन को ऐसा H बना दिया या ऐसा H, ये गलत हो गया है। द फर्स्ट लेटर, कुछ एलिमेंट के लिए फर्स्ट लेटर यूज किए गए, जैसे कार्बन, जैसे कार्बन, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, सल्फर। ये तुमको याद करना होंगे। जो भी स्टूडेंट अभी 9th या 10th में है उनको ये स्टैंडर्ड सिंबल याद करने होंगे। तुम सब 9th वाले हो तो तुमको कैसे, देखो, व्हाट इज सिंबल फॉर कार्बन? C, व्हाट इज सिंबल फॉर नाइट्रोजन? N, व्हाट इज सिंबल फॉर ऑक्सीजन? O, व्हाट इज सिंबल फॉर फ्लोरीन? F, what is symbol for phosphorus? P, what is symbol for sulfur? S, what is symbol for iodine? I। अब आईयूपैक ने बोला कि इन एलिमेंट्स के लिए हमने यहाँ पर उनके फर्स्ट लेटर को सिंबल के रूप में सिलेक्ट कर दो। बहुत सारे एलिमेंट है अपने पास। कितने एलिमेंट है? 118। हर एलिमेंट का एक नेम और सिंबल होगा, हर एलिमेंट का एक नेम और सिंबल होगा। तो यहां पर मैंने कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। आई सिलेक्टेड फ्यू एलिमेंट्स एज एग्जाम्पल whose first letter is selected as their symbol, जिनके पहले लेटर को तुमने उनका सिंबल बनाया है। अब जिनके पहले लेटर को, अब देखो, सिंबल फ्रॉम फर्स्ट, सिंबल फ्रॉम फर्स्ट 2 लेटर। अब उनके नाम के पहले 2 लेटर्स को यूज करेंगे। तो आप इसमें देखो, इसमें रूल है कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल एंड सेकंड लेटर इज स्मॉल। ये तुमको ध्यान रखना है कि पहला नाम जब लिखोगे तो वो हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा वाला जो लेटर है वो हमेशा स्मॉल में आएगा। किसी एलिमेंट के सिंबल को बनाने के लिए ये सब पहले से फिक्स है, तो अपने को ये याद करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, बैरियम, लिथियम, लिथियम। नाम लिखते वक्त तुम स्मॉल और कैपिटल यूज कर सकते हो। जब तुमको एलिमेंट का नाम लिखना है तो तुम स्मॉल या कैपिटल यूज कर सकते हो। नियॉन, नियॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, आर्गॉन, कैल्शियम। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, सब तो नहीं लिखे। कैल्शियम, निकल। अब तुमको एलिमेंट के नेम और सिंबल लिखना, तो एल्यूमिनियम के लिए पहला लेटर AL। मतलब अगर तुमने अब ऐसा AL लिखा तो गलत है, तुमने ऐसा AL लिखा तो गलत है, तुमने ऐसा AL लिखा तो गलत है। The first letter in the symbol of element should be capital. First letter in the symbol of element should be capital and second is small. वो कहीं से भी फिक्स कर दिया। तो बैरियम के लिए BA, लिथियम के लिए LI। तो तुम लिथियम की स्पेलिंग 2 तरह से लिख सकते हो, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, दोनों से। एल्यूमिनियम की स्पेलिंग, पर जब तुम सिंबल बनाओगे तो वो स्पेलिंग तो फिक्स हो गया है। नियॉन, नियॉन का सिंबल Ne, सिलिकॉन का सिंबल Si, आर्गॉन का सिंबल Ar, कैल्शियम का Ca, निकल का Ni। फर्स्ट 2 लेटर
किसी एलिमेंट के पहले दो लेटर को लिखने के लिए तुमको उसके सिंबल में, तुम्हें उसके सिंबल में यहाँ पे क्या करना होगा, तुम्हें उस एलिमेंट के सिंबल के अंदर, तुम्हें उस एलिमेंट के सिंबल में पहला और उसकी स्पेलिंग से दूसरे, पहला और उसकी स्पेलिंग से दूसरे लेटर को यहाँ पे लाना होगा। पहले और दूसरे लेटर को लिखना होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। अब फर्स्ट एंड थर्ड लेटर उसकी स्पेलिंग में से फर्स्ट एंड थर्ड लेटर फ्रॉम देयर स्पेल, उनकी स्पेलिंग में से तुम उनके फर्स्ट, तो देखो ये किस किस के लिए तुमने किया हुआ है, ये यहां पर तुमने किसके लिए किया है, आर्सेनिक। कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मैग्नीशियम, आर्सेनिक के बाद मैग्नीशियम, क्लोरीन, क्रोमियम, आर्सेनिक, मैग्नीशियम, क्रोमियम। अब देखो इनके नाम में, तुम इन एलिमेंट के नाम में इनकी स्पेलिंग के फर्स्ट टू थर्ड, आर्सेनिक, क्रोमियम, मैंगनीज, जिंक, रूबीडियम। तुमने इनकी सिंबल बनाने के लिए, कौन कौन से लेटर यूज किए, फर्स्ट टू थर्ड, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, AS। मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो जाएगा, Mg। क्लोरीन का सिंबल क्या हो जाएगा, Cl। ये हमने नहीं किया, ये तो फिक्स हो गए, ये एक शॉर्ट फॉर्म हमने बना दिया है क्रोमियम। मैंगनीज के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म बना दिया Mn। जिंक के लिए तुमने शॉर्ट फॉर्म बना दिया Zn। रूबीडियम के लिए तुमने शॉर्ट फॉर्म बना दिया Rb। रूबीडियम के लिए तुमने शॉर्ट फॉर्म बना दिया है Rb। देखो कुछ एलिमेंट के नाम, तो फ्रॉम वेयर वी गेट द सिंबल, आयोपैक्टिक सिंबल कहां से उठाए, कुछ एलिमेंट का फर्स्ट लेटर दिया, कुछ एलिमेंट में फर्स्ट और सेकंड दिए, कुछ एलिमेंट में फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, फर्स्ट और थर्ड। अब कुछ एलिमेंट के सिंबल उनके लैटिन नेम से लिए, देखो कुछ एलिमेंट के दो दो नाम है, few elements have Greek, few elements have Latin and English name, कुछ एलिमेंट के अपने पास लैटिन और इंग्लिश नेम भी हैं, कुछ एलिमेंट के अपने पास यहाँ पे कौन से नाम है, लैटिन और इंग्लिश। कौन से एलिमेंट है, देखो आयरन, गोल्ड, ये तुमको मालूम हो चाहिए, हमेशा के लिए याद करना, गोल्ड, कॉपर, आयरन, गोल्ड, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, गोल्ड, कॉपर, पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर, मरकरी, सिल्वर के बाद मरकरी, टिन, लेड। देखो बहुत सारे एलिमेंट है जिनके लिए उनके लैटिन नेम से उनके सिंबल को आयुपैक ने बनाया है, मरकरी, टिन, लेड, एंटीमनी। अब उनके पास देखो टंगस्टन, ये इन एलिमेंट को लैटिन नेम, इनके जो नाम है, इनके जो सिंबल है, वो इन एलिमेंट्स के लिए उनके लैटिन नेम। आयरन का लैटिन नेम है फेरम, गोल्ड का लैटिन नेम है ऑरम, कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम, पोटेशियम का लैटिन नेम है कैलियम, सोडियम का लैटिन नेम है नाइट्रियम। नाम तुमको रटना, ये रटना ही पड़ेगा, जैसे मुझे तुम्हारे नाम याद करने पड़े, उनकी स्पेलिंग लिखनी पड़ी, वैसे आयु पे। सिल्वर का नाम है अर्जेंटम, सिल्वर का नाम है अर्जेंटम। मरकरी का नाम है हाइड्रागायरम, और उससे भी पुराना नाम था हाइड्रागायरम। व्हाट इज द नेम ऑफ मरकरी, हाइड्रागायरम, मरकरी इज हाइड्रागायरम। टिन इज स्टैनम,
tin is stannum. The tin is stannum. Lead is plumbum. Plumbum. Plumbum is name of element. Stibbium. एंटीमनी का लैटिन नेम है स्टीबियम। अब यहां पर जो इसका नाम है वोल्फ्रम। वोल्फ्रम, ये तुमको याद करने हैं, ये एलिमेंट तुम्हें याद करना। अब इनके सिंबल हमने यहाँ पे बना दिए। देखो इनके जो सिंबल हैं वो इनके ग्रीक इंग्लिश नेम से नहीं लिए गए, इनके इंग्लिश नेम। तो आयरन का सिंबल है Fe, गोल्ड का सिंबल है Au, कॉपर का सिंबल है Cu, पोटेशियम के लिए पहला। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा दो लेंगे। पोटेशियम के लिए तुमने लिया पहला, सोडियम के लिए तुमने लिखा Na, सिल्वर के लिए तुमने लिखा अर्जेंटम Ag, हाइड्राकार्बन मतलब मरकरी Hg। अब इसमें देखो कौन कौन सा लेटर लिया गया, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट एंड सिक्स लेटर, फर्स्ट एंड सिक्स लेटर। इसके लैटिन नेम में से तुमने यहां पर फर्स्ट और सिक्स लेटर को लिया है टिन, स्टैनम। फर्स्ट एंड थर्ड लेटर प्लम्बम, प्लम्बम पीबी। फर्स्ट एंड फिफ्थ, देखो इसमें कौन सा ले लिया तुमने, उसका फर्स्ट एंड द फिफ्थ लेटर यू हैव सिलेक्टेड। स्टीबियम SB, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। कोई रूल नहीं थे यहां पर इनके लिए। वोल्फ्रम का एक ही लिया, टंगस्टन। तो जिन एलिमेंट के तुम्हारे पास सिंबल्स हैं उनकी तुमने यहां पे बात करी है। तो हर एलिमेंट के सिंबल्स तुम यहां देखो। आयरन का सिंबल, तो आयरन का ग्रीक नेम क्या है, फैरम। आयरन का ग्रीक नेम है फैरम। आयरन का ग्रीक नेम है फैरम। गोल्ड का ना ग्रीक नेम है ऑरम। पोटेशियम का ग्रीक नेम है कैलियम। सोडियम का ग्रीक नेम नाइट्रियम। सिल्वर का अर्जेंटम। मरकरी का हाइड्राकार्बन, टिन का स्टैनम, लैड का प्लम्बम, एंटीमनी का स्टीबम। इनसे सिंबल्स को बनाया है। अब मैंने तुमको बताया था कुछ एलिमेंट्स के लिए एलिमेंट आफ्टर 100, एलिमेंट आफ्टर 100 ये तुम्हारी बुक में नहीं होते हैं। आर हैविंग न्यूमेरिकल नेम्स, न्यूमेरिकल नेम। देखो 1, तो 1 के लिए तुम लिखाओगे अन, 0 के लिए तुम लिखोगे नील, 2 के लिए तुम लिखोगे बाई, 3 के लिए लिखोगे ट्राई, 4 के लिए तुम लिखोगे क्वाड, 5 के लिए तुम लिखोगे पैंट। अब तुम यहां देखो, अगर एक एलिमेंट है जिसका नाम 1101, 110, 111, 115, इनके तुमको मैथमेटिकल नेम लिखने हैं। देखो आप पहले तो नाम लिखो, अन, नील, यूनियन। इनके लिए सिंबल बन गया यू एंड यू, ये वाला यू, ये वाला एन, ये वाला यू। 100 के बाद वाले एलिमेंट के कॉमन नेम भी है और मैथमेटिकल नेम भी है। 1 से लेकर 100 तक के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 से लेकर 100 तक के लिए ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। अब देखो इस एलिमेंट का नाम लिखना, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस। अन, अन, 0 के लिए तुम लिखोगे नीलियम, अन, अन, यू, सिंबल बदल गया। अब इसमें देखो, इसमें 3 बार 1 है, तो 3 बार 1 है तो तुम लिखोगे यू यू यू। अब इन एलिमेंट में 3 भी आ रहे हैं। देखो 100 के बाद वालों में स्पेशल है, ये स्पेशल केस है 100 के बाद वाला, अन, अन, यूनियन। तो अब इस एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा, अन, अन, पेंटियम। क्या नाम हो जाएगा इस एलिमेंट का, अन, अन, पेंटियम। तो सिंबल लिखने का फायदा क्या, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। अब तुम देखो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। अब हमारे पास सिंबल का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट बीइंग द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। क्यों हमने भाई इतना सिंबल बनाए, क्यों एक बच्चा 8th 9th 10th 11th 12th तक ये सिंबल्स को याद करता है। तो सिंबल फर्स्ट रिप्रेजेंट
नेम ऑफ एलिमेंट। अब बार बार नाम ना लिख के उसका एक शॉर्ट सिंबल, एक शॉर्ट एब्रीविएशन ले आए, उससे तुम एलिमेंट को दिखाओगे। सिंबल रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट का सिंबल उसके एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा, एक एटम। अब मैंने बोला 1Na तो एक सोडियम का एटम, 1Fe एक आयरन का एटम, एक आयरन का एटम, एक यूरेनियम का एटम यू। अब मैं दो भी बोल सकता हूं, दो एटम। तो सिंबल ऑल्सो रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ एटम। अब अगर मैं गिनती करूंगा तो वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, वन मोल एटम्स ऑफ एलिमेंट, एक मोल एटम को भी बताएगा, एक मोल एटम को भी बताएगा। सिंबल हमको यहां पे क्या करेगा, एक मोल एटम को भी बताएगा। सिंबल रिप्रेजेंट डेफिनेट मास, डेफिनेट मास ऑफ एलिमेंट। अब सिंबल एक एलिमेंट के मास को भी बताएगा। जैसे अगर मैंने कार्बन लिखा तो उसका मास होगा 12, सोडियम लिखा तो ये हो जाएगा 23, मैग्नीशियम लिखा तो 24, एल्यूमिनियम लिखा तो ये 27। तो जब मैंने सिंबल लिखा, देखो सिंबल लिखने के फायदे क्या होते हैं, एक इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग नहीं, रिएक्शन लिखना आसान, कहीं पे भी तुम शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। फिर वो सिंबल उस एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी बन गई। तो किसी दो एलिमेंट का एक सिंबल नहीं है, एक एलिमेंट का एक ही सिंबल है। केमिस्ट्री में एक एलिमेंट का एक ही सिंबल है। हाँ, 100 के बाद वालों के दो दो है, 100 के बाद वालों के दो दो है, क्योंकि उनके दो दो नाम है। इससे पहले वालों के अगर दो नाम भी है तो सिंबल एक ही है। 100 के बाद वाले जो एलिमेंट है, मैंने तुमको लास्ट क्लास में सीबोर्गियम, लॉरेंशियम, मैंडलीवियम, आइंस्टीनियम, इनके दो दो सिंबल हैं, दो दो नाम है। वो अभी तुमको 9th क्लास में याद नहीं करने हैं। तो सिंबल अगर तुमने एक बार एलिमेंट का बना लिया, तुमने अगर एक बार एलिमेंट का सिंबल बना लिया, तो तुम्हारे लिए चीजों को पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। तुम्हारे लिए चीजों को पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। तो सिंबल क्यों लाए गए वो तुमको समझ में आएगी, व्हाई वी इंट्रोड्यूस अ सिंबल, जिससे केमिस्ट्री आसान है। अब मैं यहां पर एक नई चीज को लेके आ रहा हूं, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब अपन अपना टॉपिक चेंज करते हैं। हमें डाल्टन थ्योरी तक जाने से पहले समझना होगा लॉस। तो ये जो लॉज हैं, दे आर बेस्ड ऑन अवर ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे केमिस्ट्री में 5 लॉज बनाए। अब हमारे पास अभी देखिए कितने लॉज हैं, हाउ मेनी लॉज डू वी हैव, 5 लॉज। कितने लॉज है बेटा हमारे पास, जल्दी बताओ कितने लॉज है हमारे पास, 5 लॉज। वी हैव 5 लॉज इन केमिस्ट्री। कितने लॉज है अपने पास यहाँ पे, 5 लॉज है। वी हैव 5 लॉज इन केमिस्ट्री। कौन कौन से लॉज हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, law of conservation of mass, law of definite proportion, law of definite proportion, law of definite proportion, law of multiple proportion, law of multiple, law of multiple proportion, multiple proportion, law of multiple proportion, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे हमको लॉज दिए थे। ये लॉज अलग अलग साइंटिस्ट ने हमको अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिए, जो कि केमिस्ट्री के, मॉडर्न केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में यूज हुई है। अभी आपको यहाँ पे समझना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, और फिर एक है गैल्यूसिक लॉ, गैल्यूसिक लॉ ऑफ वॉल्यूम, गैल्यूसिक का लॉ ऑफ वॉल्यूम। बहुत सारे साइंटिस्ट ने आज से 100-200 साल पहले एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ
स्टेटमेंट दिए जो कि लॉ बन गए। अब 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ पहले 2 लॉज हैं, 3rd 4th और 5th लॉ ये क्लास 11th में हम पढ़ते हैं। 3rd 4th और 5th, तो 1st 2nd 3rd 4th 5th लॉ, पांचों लॉज को हम 11th में पढ़ते हैं। तो 9th क्लास में तुम्हारे पास यहाँ पे 2 ही लॉज है। देखो, एक तो तुम्हें अभी समझना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तुमको ये भी याद करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? सबसे पहले समझो ये लॉ किसने दिया। द लॉ वाज गिवन बाय लेवोइशर, proposed by Lavoisier. Lavoisier is supposed to be father of classical chemistry. 1744 ईयर तुमको याद नहीं करना, ईयर मुझे याद है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। आज से लगभग 180 ईयर पहले लेवोइशर ने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया था। इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया था लैंडोल्ट ने। इस लॉ को एक्सपेरिमेंट लैब में प्रूव किया लैंडोल्ट ने। हर लॉ को किसी ने बनाया, बाद में उस लॉ को किसी और ने प्रूव किया। लॉ को किसी ने बनाया, बाद में उस लॉ को किसी ने जाके लैब में प्रूव कर दिया। तुम्हें समझ आए? क्योंकि जो डाल्टन की थ्योरी है, जो तुमने नाम सुना है, वो लॉ जो है वो इसी पे बेस्ड है। डाल्टन की जो थ्योरी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। अब लॉ क्या बोलता है, देखो ये तुमको मेमोराइज करना है। सारे 9th के स्टूडेंट को इस लॉ को मेमोराइज करना होगा। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, total mass of reactant is equal to, total mass of reactant is equal to the mass of, is equal to the mass of product formed, is equal to the mass of product formed। किसी रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का कम होगा, उतना ही मास प्रोडक्ट का बनेगा। इन एनी केमिकल, मैं नटशेल में तुम बताऊं तो लॉ क्या बोलता है, व्हाट डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सजेस्ट, कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का जितना मास कम होगा, प्रोडक्ट का उतना ही मास बनेगा। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सजेस्ट दैट, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सजेस्ट दैट कि जितना रिएक्टेंट का मास कम होगा, उतना ही तो प्रोडक्ट का मास बनेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे रिएक्शन में देखिए, एक रिएक्शन में अगर मैंने यहां पर H2O लिक्विड को H2O वेपर्स में बदला, सपोज मैंने यहां पे 10 ग्राम लिक्विड लिया, अब मैंने पानी कितना लिया है, 10 ग्राम, कितना लिक्विड लिया है यहाँ पे, 10 ग्राम लिक्विड को लिया है। सपोज आई हैव टेकन 10 ग्राम ऑफ वाटर लिक्विड। अब हम वाटर को गर्म करें, यू स्टार्ट बॉइलिंग वाटर। 10 ग्राम ऑफ वाटर लिक्विड will give 10 ग्राम ऑफ वाटर वेपर। अगर हम लिक्विड को कंप्लीटली कन्वर्ट कर दें तो 10 ग्राम वाटर जो है वो 10 ग्राम वेपर बनाएगा। अब इसी तरह से तुम देखो यहां पे, अगर मैं यहां पे 12 ग्राम कार्बन सॉलिड लेता हूं और 32 ग्राम ऑक्सीजन के लेता हूं, अब मैंने एक रिएक्शन कराया जिसमें मैंने कार्बन का रिएक्टेंट कितना लिया, 12 ग्राम कार्बन, और मैंने यहां पे कितना ऑक्सीजन लिया, अगर मैंने यहां पे कितना ऑक्सीजन लिया, 32 ग्राम। अब इनके बीच में अगर रिएक्शन हुआ और इसने CO2 गैसियस बना लिया, देखो 12 ग्राम कार्बन ने रिएक्ट किया,
32 ग्राम ऑक्सीजन से, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाएगा? 44 ग्राम। कितना ऑक्सीजन ये बनाएगा? 44। तो जितना रिएक्टेंट, व्हाट डज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सजेस्ट? व्हाट डज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सजेस्ट कि एक रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट का मास कंज्यूम होगा उतना ही तुम्हारा प्रोडक्ट का मास बनेगा। तो यहां से हमने बोला कि रिएक्शन में, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट लगता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है, जितना रिएक्टेंट लगता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। For any chemical reaction, total mass of reactant will be converted into product. अब आज की डेट में हम देखें, तो यहां से जॉन डॉल्टन इसी लॉ से, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डॉल्टन। अब डॉल्टन आ गए। डॉल्टन की थ्योरी ने बोला कि एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम एटम को बना सकते हैं, ना हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डॉल्टन ने बोला कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डॉल्टन ने क्या बोला भाई? एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम एटम को बना सकते, ना हम एटम को मिटा सकते। पर अब क्या हुआ, यहां पर एक साइंटिस्ट आ गए, आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने हमको दिया E इज इक्वल टू mc²। तुम सबने ये सुना होगा, तुम सबने ये वाला रिजल्ट सुना होगा, E इज इक्वल टू mc²। तुमने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू mc²। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जितना मास कम होगा उतनी एनर्जी बनेगी। फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc²। तो ये जो तुम्हारा लॉ है, देयरफॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास is not for nuclear change, is mass is not for nuclear change। ये जो तुम्हारा लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं भाई? जिनमें एक एलिमेंट से नए एलिमेंट बन जाए, मतलब अगर मैं नाइट्रोजन से कार्बन बना दूं, या मैं यूरेनियम से कोई नया एलिमेंट बना दूं, तो उन रिएक्शन में मास का लॉस होगा। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन की मैंने नाइट्रोजन से कार्बन बना दिया, कार्बन से लिथियम बना दिया, या लिथियम से कार्बन बना दिया, तो इन रिएक्शन में मास का लॉस होगा। इन रिएक्शंस के अंदर मास का लॉस होगा, और इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगेगा। इन रिएक्शन के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगने वाला है। इन रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगने वाला है। अब तुम यहां पर एक और एक्टिविटी देखो। यहां पर अगर तुम देखो कि अगर मैंने यहां पे बैरियम सल्फेट लिया, अब मैंने यहां पे लिया बैरियम क्लोराइड, मैंने वाटर में ले लिया बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम क्लोराइड का सिंबल है BaCl2। ये पानी के अंदर है, इसलिए एक्वस ब्रैकेट में लिखा। AQ ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि बैरियम क्लोराइड वाटर में घुला है। अब इसमें लिया मैंने सोडियम सल्फेट। क्या ले लिया बेटा यहाँ पे? सोडियम सल्फेट। ये भी AQ, मतलब ये वाटर में घुला हुआ है। देखो ये वाटर में घुला है, इसलिए हम सिंबल लेके आए कि रिएक्शन लिखना आसान होता है। अब तुमने जैसे इन दोनों को मिलाया तो तुम्हें मिला बैरियम सल्फेट, नीचे का एरो मतलब प्रेसिपिटेट। अब किसी रिएक्शन में डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है प्रेसिपिटेट,
मतलब सोल्यूशन से सॉलिड बन के बाहर आना, मतलब सोल्यूशन से सॉलिड बन के बाहर आना। तुमको यहाँ पे मिला BaSO4, नीचे का एरो, मतलब ये प्रेसिपिटेट बना, साथ में सोडियम क्लोराइड, साथ में सोडियम क्लोराइड। अब साथ में तुम्हें सोडियम क्लोराइड, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है इस पूरे का मास इन दोनों के मास के बराबर होगा। बनने वाले प्रोडक्ट का जो मास है वो रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होगा, जितने वो रिएक्शन में कंज्यूम हुए उनके टोटल मास के बराबर होगा, रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होगा। अब एक और लॉ आया तुम्हारे पास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वाज प्रपोज्ड बाय, ये जो लॉ है, ये जो लॉ है, ये दिस वाज प्रपोज्ड बाय प्राउस्ट 1799। ईयर तुमको याद नहीं करना, साइंटिस्ट का नाम तुमको नहीं रखना, प्राउस्ट। और वेरीफाइड किया था रिचर्ड्स एंड स्ट्रेस। इसे एक्सपेरिमेंटली किसने वेरीफाई किया कि भाई ये लॉ ऐसा है वैसा है सही है? स्टैस एंड रिचर्ड, स्टैस एंड रिचर्ड्स, दो साइंटिस्ट थे, स्टैस एंड रिचर्ड्स। A chemical, what does law of chemical combination suggest? A chemical compound, a chemical compound, अगर कोई भी कंपाउंड है, एक केमिकल कंपाउंड always contain same elements in definite proportion, ये तुमको रटना है, ये लॉ तुमको स्कूल में लिखने के लिए आ सकता है, इसलिए तुमको रटना है indefinite proportion by mass, indefinite proportion by mass, and it does not depend on its source, depends on its source, और ये इसके सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इसके सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वाज गिवन बाय, अब अगर तुम देखो जैसे तुमने लिया H2O, जब तुमने यहां पर H2O लिया तो रेशियो ऑफ एटम कितने, देखो रेशियो ऑफ एटम कितने हैं, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन 2:1, एंड रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। अब देखो एक हाइड्रोजन एटम का वजन होता है 1, दो हाइड्रोजन एटम का वजन कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का वजन कितना हो जाएगा 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, तो ये रेशियो जब सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आ जाएगा 1:8। मतलब वाटर के इस मॉलिक्यूल के अंदर रेशियो ऑफ weight of hydrogen and oxygen is 1:8। अब ये वाटर तुम कहीं से भी लाओ, चाहे तुम रिवर से लाओ, चाहे तुम वेल से लाओ, चाहे तुम स्प्रिंग से लेके आओ, चाहे तुम सी से लेके आओ, चाहे तुम इसे रेंस में प्रोड्यूस करो, चाहे ये रिएक्शन के बीच में बना हो, कहीं से भी अगर वाटर आएगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना होगा 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो होगा 1:8। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मास का रेशियो यहाँ पे कितना होगा 1:8। अब अगर इसी तरह से तुम कार्बन डाइऑक्साइड देखो, तुम किसी भी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड को बनाओ, कहीं से भी तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिले, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो ऑफ weight of carbon and oxygen is 12:32। तुम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 12 कार्बन के एक एटम का वेट 12, ऑक्सीजन के दो एटम का वेट कितना है 32,
ऑक्सीजन के 2 एटम का वेट कितना है 30। तो ये जो लॉस थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये किसने बनाए, 2 अलग अलग साइंटिस्ट ने। अब इन 2 लॉस के बेसिस पे, अपने एक और साइंटिस्ट आ गए डाल्टन। यहां से अपने एक साइंटिस्ट आ गए डाल्टन, उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी। यहां पर अपने एक साइंटिस्ट आ गए डाल्टन, इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी। तो इनकी थ्योरी 2, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब आइंस्टीन की जो थ्योरी थी, जो आइंस्टीन ने पहली हाइपोथेसिस दी, वो इन 2 लॉस के बेसिस पे है, वो इन 2 लॉस के बेसिस पर है। कब दी डाल्टन ने थ्योरी, ईयर तुमको याद नहीं करना, ये जो ईयर लिखा है ये याद नहीं करना है। डाल्टन ने एक थ्योरी दी इन 2 लॉस के बेसिस पे, और एक लॉ भी बनाया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डाल्टन ने एक लॉ भी बनाया, इस थ्योरी के बेसिस पे डाल्टन ने एक लॉ भी बनाया, एंड ऑल्सो प्रपोज्ड, डाल्टन ने यहां पे एक लॉ बनाया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डाल्टन साहब ने, ये अभी अपने को 9th क्लास में लॉ नहीं पढ़ना है, क्लास 9th में ये लॉ नहीं पढ़ना। डाल्टन साहब ने एक लॉ भी बनाया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसे वेरीफाइड किया था बर्जीलियस ने, जिसे वेरीफाइड किया था साइंटिस्ट नेम बर्जीलियस, जिसे वेरीफाइड किया था साइंटिस्ट नेम बर्जीलियस ने। तो लॉ ऑफ, डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी। अब देखो, डाल्टन ने सबसे पहले एटम की थ्योरी दी। अब तुमको यहां पे समझना है डाल्टन की थ्योरी के पोस्टुलेट। एवरी एलिमेंट, उसने बोला एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ, एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ, every element is made up of extremely strong, extremely small particle, called as atom। उसने बोला हर एक एलिमेंट एक बहुत छोटे सी चीज से बना है, जिसे हम एटम बोलते हैं। एंड एटम कैन नॉट बी सबडिवाइड, एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। अब हम एटम को आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा डाल्टन बोलते थे, बाद में ये गलत हो गया। ऐसा डाल्टन बोलते थे, ये गलत हो गया। अब अपन तो पढ़ चुके हैं, मैं तुमको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इसलिए डाल्टन सब गलत हो गए। इसलिए एटम के, अब एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन, तो डाल्टन गलत हो गए। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये चीज, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये चीज लगभग 200 साल, 100 साल तक तो सही रही। रेडियो एक्टिविटी रॉन्ग, ये भी गलत हो गया। एटम को बनाया भी जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है, एटम को बनाया भी जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना हम एटम को बना सकते हैं ना हम एटम को मिटा सकते हैं, ऐसा डाल्टन ने बोला। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम बनता भी है और बिगड़ता भी है। न्यूक्लियर तो गलत हो गया। डाल्टन की थ्योरी में 4 गलत पॉइंट थे, एक ही सही पॉइंट था। all atoms of given element, all atoms of given element, all atom of given element are identical, all atoms of given elements are identical। एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो हमेशा एक से होंगे।
and differ from atoms of other element, दूसरे एलिमेंट से अलग होंगे, दूसरे एलिमेंट से वो अलग होंगे। तो अब ये भी गलत हो गया भाई, आइसोटोप बनी। मैंने बोला एक ही एलिमेंट के अलग अलग तरह के एटम्स को तुम आइसोटोप्स बोलते हो, जिनका एटॉमिक नंबर मतलब जिनमें प्रोटॉन सेम होते हैं और न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। एटम सेम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे, सेम प्रोटॉन और अलग अलग न्यूट्रॉन होंगे, तो वो आइसोटोप्स हो जाएंगे। तो डाल्टन का थर्ड पॉइंट भी तुमको यहाँ पे गलत हो गया। यहां पर एटम का दूसरा पॉइंट भी गलत हो गया। उसने बोला एटम का मास होगा, एटम पजेस मास, एटम के पास मास होगा, पर बाकी वो इसके बारे में कुछ नहीं बता पाया। अब उसने एक ही सही चीज बोली थी डाल्टन ने। यहां पर तुमको समझना, ओनली करेक्ट हाइपोथेसिस ऑफ डाल्टन इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ different element combine to form अब देखो डाल्टन ने बोला था कंपाउंड एटम, एलिमेंट के एटम जुड़ते हैं और वो जुड़कर एक कंपाउंड एटम बनाते हैं, जिसको तुम क्या बोलते हो, मॉलिक्यूल। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम ऑफ डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब अगर तुम देखो हाइड्रोजन के यहां दो एटम जुड़ जाएं, अब अगर हाइड्रोजन के दो एटम जुड़ जाएं तो उन्होंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया, फ्लोरीन के दो एटम जुड़ जाएं तो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाया, कार्बन और ऑक्सीजन के दो जुड़ जाएं तो उन्होंने CO2 बनाया। अब यहां पे देखो सल्फर और O2 के जुड़ गए तो उन्होंने SO2 बनाया, सल्फर और O2 के जुड़े तो SO3 बनाया। अब देखो इसमें एक से एटम है, दोनों एटम एक से, तो तुम इन्हें बोलोगे होमो एटॉमिक। यहां पर ये अलग अलग है तो तुम इनको बोलोगे हेट्रोएटॉमिक। ये कहलाएगा मॉलिक्यूल। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? तो डाल्टन ने एक ही चीज सही बता पाए कि एटम जुड़ते हैं और वो मॉलिक्यूल को बनाते हैं, एटम जुड़ते हैं और वो मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी में 5 पॉइंट दिए, उनमें से 4 गलत थे। उसने क्या बोला कि हर एक एलिमेंट एक बहुत छोटी सी चीज से मिलकर बना है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम। तो एटम का मतलब देखो, टर्म मतलब होता है डिविजिबल, वर्ड टर्म का मतलब है डिविजिबल, और यहां पर जो एटम वर्ड डाल्टन ने दिया उसका मतलब है इनडिविजिबल। अब हमारा एटम जो है वो डिविजिबल है, तो इसका नाम टर्म हो जाना था, पर वो तो नाम चल रहा है एटम। तो एटम कैन बी डिवाइडेड, एटम को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता, नहीं, वी कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय एटम। एक एलिमेंट के सारे एटम एक से होंगे? नहीं, आइसोटोप्स जो होते हैं वो अलग अलग हैं। अब अगर तुम देखो 1H1 1H2, मैंने तुमको पहले ही इनको लिखने का तरीका बता दिया, नीचे प्रोटॉन, ऊपर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। एटम possess mass, atoms of different element combine to form molecule। अब यहीं से डाल्टन साहब ने एक हमको लॉ बना दिया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इन अ गिवन कंपाउंड। लास्ट पॉइंट, इन अ गिवन कंपाउंड, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, इन अ गिवन कंपाउंड, एक दिए हुए कंपाउंड में द रिलेटिव नंबर, in a given compound the relative number and relative number and the kind of atoms are constant, relative number and kind of atoms are constant। एक कंपाउंड में रिलेटिव नंबर, जैसे मैंने तुम्हें बोला HO2O, तो यहीं से तो उन्होंने लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन दिया, यहीं से जो है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन डाल्टन साहब ने दिया।
कि एक कंपाउंड में एक एलिमेंट के एटम फिक्स नंबर में होंगे, इसलिए उनका एक फिक्स वेट कंबाइन करके एक कंपाउंड को बना लेगा। आई होप तुमको क्लास पसंद आई होगी। अगर कहीं पास है, क्योंकि मैंने आखिरी आखिरी में स्पीड बढ़ा दी थी टाइम लिमिटेशन के कारण, तुम एक बार इसको रिवाइज कर लो। ये क्लास तुमको मेरी ऐप पर अवेलेबल मिलेगी, यूट्यूब पे मैं इसे शेयर कर दूंगा, वहां तुम इसे देख सकते हो। तो एक बार तुम क्लास को देखो। अगर तुम्हें कोई भी क्वेरीज है तो तुम मुझे इसके लिए, तुम्हारे को ऐप में क्वेरी बॉक्स दिया है या व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हारे जो नंबर है वहां पर तुम शेयर कर सकते हो। आई होप तुम्हें क्लास समझ में आई होगी। तुम इस क्लास को एक बार दो बार पढ़ो। तुम्हें क्या क्या याद करना है, सिंबल्स याद करने हैं एलिमेंट के बिल्कुल बैठ के, तो एक दिन में 4 4 5 5 सिंबल याद करो नेक्स्ट क्लास से पहले। डॉल्टन की थ्योरी तुमको स्कूल के लिए याद कर लेनी है। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो तुमको याद करना है। मैं तुम्हें इसमें कुछ न्यूमेरिकल पीडीएफ में शेयर करूंगा, कुछ एक्सरसाइज दूंगा जो तुम्हें सॉल्व करनी होगी, और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। सो आई एम लीविंग द क्लास। आई होप यू एंजॉय।